My name is Shailesh Pawar, and in today's session, we are going to discuss about input-output in case of Java, or we can say file handling in case of Java. So I'm going to start sharing my screen now. So as far as input-output topic, or you can say file handling topic in Java is concerned, obviously we are going to make use of predefined classes here that are available in Java. तो Java में predefined classes है, उनका ही हम लोग यहाँ पे use करने वाले हैं. Basically, we'll be making use of the packages, the classes belonging to java.io package. java.io package में belong करने वाले classes का हम लोग use करेंगे. Okay. Now, before starting with the program, है ना, we will have to understand various concepts regarding file handling. The first and most important part is that what is a file? So file is a named collection of data defined by its creator. Okay, so file is nothing but collection of data. It's a named collection of data. Named में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर फाइल को नाम तो दिया ही जाएगा. Okay, और named collection of data, और you can say named logical connection of data, ऐसे भी बोला जा सकता है फाइल के बारे में. Defined by its creator, and what we will have to understand is, ना, file is always stored on secondary memory. फाइल हमेशा सेकेंडरी मेमोरी पे स्टोर होती है. तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी मेमोरी का मतलब जो स्टोरेज मेमोरी होती है अपनी, लाइक हार्ड डिस्क हो गई या कोई पेन ड्राइव वगैरह या सीडी ड्राइव हो गई, ऐसी जगह पे फाइल का स्टोरेज हमेशा होने वाला है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अबाउट फाइल हैंडलिंग इज दैट फाइल is represented in case of Java as object of java.lang.file class. किसी भी फाइल को, किसी भी फिजिकली जो फाइल प्रेजेंट है अपने मशीन पे, अगर उसे तुम लोगों को जावा प्रोग्राम में यूज करना है, प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो उसे एज ऑब्जेक्ट ऑफ java.lang.file क्लास तो हमें उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फाइल एंड डायरेक्टरी. डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? फोल्डर. दोनों को भी रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग जावा में उसे फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये जो फाइल क्लास है, ये ना सिर्फ फाइल को रिप्रेजेंट करने में काम आएगा, बल्कि उसको यूज करके हम लोग डायरेक्टरी को भी अपने जावा प्रोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ फाइल के अंदर ऑब्वियसली क्या स्टोर होता है? ऑब्वियसली फाइल के अंदर डेटा स्टोर होता है, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर स्टोरिंग इनटू द फाइल, है ना, फाइल के दो टाइप्स बन सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट type of data that can be stored in the file would be textual data. Textual data मतलब text format में होगा. Obviously such kind of data is going to be in the human readable format. ये human readable format वाला data होने वाला है. Textual data, it's going to be in human readable format, whereas अपने पास नॉन टेक्सचुअल डेटा हो सकता है, which can also be called as binary data, okay, which will generally be in non-readable format. जिसको रीड करना ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा यूजर के लिए, तो या ह्यूमंस के लिए. तो ये जो डेटा होगा वो नॉन टेक्सचुअल डेटा होने वाला है, जो बाइनरी फॉर्मेट में बाइनरी डेटा होगा. ओके, तो ऐसे दो टाइप के डेटा को हम लोग फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं. ह्यूमन टेक्सचुअल डेटा जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होगा, एंड नॉन टेक्सचुअल डेटा जो बाइनरी फॉर्मेट में होगा या नॉन रीडेबल फॉर्मेट में होगा, या हम लोग इस डेटा को, बाइनरी डेटा को, बाइट ओरिएंटेड डेटा भी कह सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज बाइट ओरिएंटेड डेटा. इसे बाइट ओरिएंटेड डेटा भी बोला जा सकता है. So the point here is, depending on कौन से टाइप के डेटा के साथ तुम्हें काम करना है, जावा में जो क्लासेस है आईओ पैकेज में, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना.
तो सबसे पहले जो क्लासेस होंगे वो ऐसे क्लासेस होंगे, क्लासेस दैट विल वर्क विथ टेक्सचुअल डेटा फाइल्स। ऐसे क्लासेस जो टेक्सचुअल डेटा फाइल्स, या हम लोग बोल सकते हैं जहां पे कैरेक्टर ओरिएंटेड डेटा होगा, इनको कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लासेस भी बोला जा सकता है, ठीक है। एंड देन जो सेकंड टाइप होगा वो होगा क्लासेस दैट विल वर्क विथ, है ना, बाइट ओरिएंटेड डेटा, जिन्हें बाइट ओरिएंटेड क्लासेस भी बोला जाता है। ओके, तो ये दो कैटेगरीज होंगी ऑफ IO classes. So I'll simply name them as categories of IO classes in Java. जो इनपुट आउटपुट रिलेटेड क्लासेस है जावा के अंदर, उनकी कैटेगरीज ऐसे दो हो सकती है। क्लासेस दैट विल वर्क विद टेक्सचुअल डेटा फाइल्स, है ना, मतलब कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लासेस, एंड क्लासेस दैट विल वर्क विद बाइट ओरिएंटेड डेटा, और यू कैन से बाइट ओरिएंटेड क्लासेस। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि हाउ विल वी know that a particular class from IO package is going to be a character oriented class or byte oriented class? ये जो particular class होगा ये character oriented होगा या byte oriented होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल तरीका है। 99% of the times this trick can be followed to identify the classes, है ना, which are going to work with character oriented data or byte oriented data. तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग? तो सबसे पहले कैटेगरी है अपनी कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लासेस वाली कैटेगरी। तो पहले उस कैटेगरी के क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक के बारे में बात करते हैं। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लासेस, याद रखना, एज फार एज प्री डिफाइंड क्लासेस इन जावा आर कंसर्न, इफ द क्लास नेम कंटेन्स द वर्ड राइटर और रीडर, है ना, रीडर या राइटर, इन दोनों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड अगर आ जाता है क्लास के नाम में, तो समझ लेना कि यू आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लासेस। Whereas अगर हम लोग बाइट ओरिएंटेड क्लासेस की बात करें तो हम लोगों को ये बात समझनी है कि उनके नाम में इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम, इन दो में से कोई भी एक वर्ड आ सकता है। सो इफ दोज आर कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लासेस, their name would contain any of these words, either reader or writer. और अगर वो बाइट ओरिएंटेड क्लास है तो उस क्लास के नाम में या तो इनपुट स्ट्रीम या तो आउटपुट स्ट्रीम, दोनों में से कोई भी एक वर्ड आ सकता है, ठीक है। 99% ऑफ द टाइम्स ये जो टेस्ट है ये अप्लाई हो जाती है, और उसके थ्रू हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जावा में जो पर्टिकुलर क्लास है आईओ पैकेज का, वो कैरेक्टर ओरिएंटेड डेटा के साथ काम करेगा या बाइट ओरिएंटेड डेटा के साथ काम करेगा। So I just hope that you people have understood this point clearly, है ना। दो टाइप का डेटा, उसके हिसाब से दो टाइप के क्लासेस, कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लासेस, बाइट ओरिएंटेड क्लासेस। कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लासेस है तो उनमें उनके नाम में वर्ड आएगा रीडर या राइटर, एंड अगर वो बाइट ओरिएंटेड क्लास है तो उसके नाम में वर्ड आएगा इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम। ओके, आई गेस दिस बाइफर्केशन is pretty much clear to you, and with this thing in mind, the first part that we will have to do is that we need to have a look at file class use, और फाइल क्लास के अलग अलग मेथड्स के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट a text file in my folder. So suppose we are going to write something like this, hi how are you, ऐसे लिख दिया मैंने। save that file, let's save this file with the extension abc.txt। lecture underscore programs folder के अंदर मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, फाइल has been saved। now let's have a look at various file class methods here। so
we'll go to NetBeans. I'm going to come up with a new project here. एक नया प्रोजेक्ट हम लोग लेंगे यहाँ पे. Click on next, and now I'm going to name the project as file class demo. Let's not create main class right now. प्रोजेक्ट क्रिएट होने देते हैं हम लोग. As you can see, project has been created. So let's go to source packages. Let's bring one more package here. Say com.application. ये नाम मैंने दे दिया इस पैकेज को. And then inside this package we are going to add a class. हम लोग इस पैकेज में क्लास को ऐड करेंगे ना. Suppose we are going to name it as mymain. इस क्लास का नाम हम लोग mymain देने वाले हैं. Let's bring main method in it. And now हम लोग यहाँ पे फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. So we are going to create object of file class here to represent our file. तो file f1 is equal to new file. ठीक है. Now अगर हम लोग फाइल क्लास के अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स देखें, as you can see there, first constructor that we are going to talk about is going to be the constructor which will accept the entire path of the file, which is to be represented using file class object. Then उसी बात को हम लोग URI क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन जो थर्ड कंस्ट्रक्टर है वहां पे हम लोग पेरेंट फोल्डर का पाथ देके फिर उसके बाद फाइल का नेम यहाँ पे पेरेंट फोल्डर को फाइल क्लास के थ्रू रिप्रेजेंट करके उसका ऑब्जेक्ट पास करके फिर फाइल का नाम पास कर सकते हैं. एंड देन फोर्थ जो वे है उसमें पेरेंट फोल्डर का पाथ देके उसके बाद अपनी जो एक्चुअल फाइल होगी उसका नाम हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं. सो I'll just go to this part. I'll simply say :/. I'm going to come up with the name of my folder, and then I'm going to come up with the name of my file. फाइल का नाम हम लोग यहाँ पे लेके आ जाते हैं. So as you can see that मैंने फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर. ओके. The file class object has been represented here. Okay. So file class object has been represented here. अब एक एक करके हम लोग उस फाइल क्लास के मेथड्स को कॉल करना स्टार्ट करते हैं. So now the first thing that I would want to find out here is what is the size of the file. फाइल के साइज क्या है. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे size of file one is to this part, and then we'll just call length method here, and this length method is going to return us the size of the file in bytes. Bytes में represent की जाएगी size, फाइल के size. Then suppose you want to come up with name of the file, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाके नेम मेथड को कॉल कर सकते हैं. उसके थ्रू फाइल के नेम को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. Then suppose we want to find out the name of parent folder of the file. Means हम लोग उस फोल्डर का पाथ या फोल्डर का पाथ डिस्प्ले करना चाहेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने फाइल को रखा हुआ है. तो सिंपली से parent folder of f1 is to this part f1 dot get parent. ठीक है. Now size of the file, name of the file, and then parent folder of the file has been represented. Okay. Let's have a look at
next methods. Now we want to find out whether this file is readable. क्या ये फाइल रीडेबल है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो हम लोग इस चीज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सिंपली से इज f1 readable. How can we find it out? f1 dot can read. तो can read मेथड को कॉल करो, हम लोग इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं. Okay, so we have just checked whether the file is readable. Now we'll check whether f1 is writable also. In order to check that, we'll simply say f1 dot can write. तो अगर writable होगी तो यहाँ पे true करके लिख के आना चाहिए. And then we are going to check whether the file is executable also. We are going to call can execute method here. So जिसको यूज करके हम लोग ये फाइंड आउट कर पाएंगे यहाँ पे कि फाइल एग्जीक्यूटेबल है या नहीं. ठीक है. So next method that we are going to check is okay. जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके हम लोग फाइल एंड डायरेक्टरी दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इफ वी वांट टू फाइंड आउट कि f1 फाइल है या डायरेक्टरी, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? इज f1 फाइल, क्या f1 एक फाइल है? उसको फाइंड आउट करने के लिए वी कैन ऑलवेज कॉल दिस मेथड इज फाइल मेथड. ओके, उससे हम लोगों को पता चलेगा कि whether f1 is a file, and if we want to find out whether f1 is a directory. डायरेक्टरी मतलब अगर वो फोल्डर है कि नहीं, ये अगर फाइंड आउट करना है हम लोगों को, हम लोग यहाँ पे इस डायरेक्टरी मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि क्या f1 एक डायरेक्टरी है. ओके. दूसरा पॉइंट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को यहाँ पे समझना है, दैट यूजिंग फाइल क्लास ऑब्जेक्ट we can represent such file or directories also which are not at all present on our system. मतलब हम लोग ऐसी फाइल या डायरेक्टरी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो अपने सिस्टम में प्रेजेंट भी नहीं है तो भी उसको कोड में लेके आया जा सकता है. सो इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज कि मतलब जो हम लोगों ने पाथ दिया, क्या वो सच में एक फिजिकल फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अगर हम लोगों को देखना है तो हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो is f1 present in my system? क्या f1 फाइल प्रेजेंट है मेरे सिस्टम में? ये अगर हम लोगों को देखना है तो वी कैन ऑलवेज कॉल exists मेथड. exists मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं और इस मेथड को कॉल करके ये हम लोग फाइंड आउट किया जा सकता है कि सच में ये f1 फाइल अपने सिस्टम में प्रेजेंट है भी या नहीं. ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग. The next part that we are going to check is there are lots of methods. बहुत सारे methods हैं यहाँ पे जिसके थ्रू हम लोग ये चेक कर सकते हैं. ओके, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि लास्ट टाइम है ना f1 फाइल को कब चेंज किया गया था या मॉडिफाई किया गया था. अब इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है. So I'm going to declare one long type variable here, and then I'm going to call last modified method on this f1 object. f1 object पे हम लोग last modified नाम के मेथड को कॉल करेंगे, and then using a date class using date class object जिसका नाम मैंने यहाँ पे d लिखा हुआ है. ये जो नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स है वो मैंने वहां पे स्पेसिफाई कर दिया, एंड देन आई विल बी सेइंग लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम ऑफ f1 is go to this part and then we'll just print this object. तो लास्ट मॉडिफाइड मेथड करती क्या एग्जैक्टली? ओके, जो एपॉक टाइम बोला जाता है दैट इज 1 जनवरी 1960 से लेके अब तक जितने भी मिली सेकेंड्स हुए हैं
अब तक मतलब लास्ट टाइम जब तुम्हारे फाइल को मॉडिफाई किया गया था तब तक जितने भी मिली सेकेंड्स हुए हैं उन मिली सेकेंड्स को रिटर्न करने का काम यहाँ पे होता है। अब इन मिली सेकेंड्स को हम लोग डेट क्लास के ऑब्जेक्ट में पास करके एग्जैक्टली डेट एंड टाइम निकाल सकते हैं, जिसके थ्रू ये पता किया जा सकता है कि लास्ट टाइम फाइल को कब मॉडिफाई किया गया था। सो विल जस्ट रन दिस कोड को रन करते हैं and then you should be able to understand exactly what is happening. तो ये पूरा आउटपुट देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले साइज ऑफ फाइल इज 15। देखते हैं क्या ये सही तरीके से बताया जा रहा है। एबीसी प्रॉपर्टीज में गए हम लोग, देख सकते हो विंडोज सिस्टम भी यही बोल रही है कि 15 बाइट्स है वहां पे, तो यहाँ पे भी 15 बाइट्स आउटपुट सही है। नेम ऑफ द फाइल इज abc.txt। पेरेंट फोल्डर का पूरा पाथ आ गया e:/lecture_programs। यस। इज f1 रीडेबल? ट्रू। इज f1 राइटेबल? ट्रू। इज f1 एग्जीक्यूटेबल? अगेन ट्रू। ठीक है। देन उसके बाद क्या f1 एक फाइल है? तो आंसर इज यस। क्या f1 एक डायरेक्टरी है? तो आंसर इज नो। क्या F1 सच में मेरे सिस्टम में प्रेजेंट है? तो यस, और तुम लोग देख सकते हो कि सच में वो फाइल वहां पे प्रेजेंट है। एंड लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम देखो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, वेडनेसडे जुलाई 15 5:31 ना PM ऑब्वियसली, एंड देन 2020। तो ये पर्टिकुलर टाइम है जब मैंने इस फाइल को क्रिएट किया था। तो एग्जैक्टली वहां पे दिखाया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इसको क्रिएट किया गया था और उसमें मॉडिफिकेशंस किए गए थे ना। अब अगर हम लोग जाएं वहां पे, चेंजेस कर देते हैं हम लोग इसमें। फाइन, चलो मैंने इसको सेव कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। नाउ यू कैन सी दैट ये टाइम चेंज हो चुका। अब ये 5:45 ये टाइम बता रहा है ना। सो ऑब्वियसली द थिंग्स आर वर्किंग प्रॉपरली हियर। प्रॉपरली ये सारी चीजें काम कर रही हैं यहाँ पे। नाउ अब हम लोगों को ये देखना है, सपोज कि ये जो पाथ हम लोगों ने दिया है फाइल के लिए, क्या ये एब्सोल्यूट पाथ है या रिलेटिव पाथ है? एब्सोल्यूट पाथ का मतलब राइट फ्रॉम रूट फोल्डर से लेके तुम्हारे फाइल तक का पूरा पाथ। और रिलेटिव पाथ का मतलब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ abc.txt लिख देता तो abc.txt मीन्स व्हाट? बाय डिफॉल्ट JVM would have searched for abc.txt file in the folder where our program has been kept, है ना। अपने प्रोग्राम को जिस फोल्डर में रखा गया है उसी फोल्डर में JVM सर्च करता कि abc.txt नाम की फाइल मिल रही है कि नहीं। बट यहाँ पे हम लोगों ने पूरा पाथ देके रखा हुआ है, तो पूरा पाथ दिया हुआ है, इसके लिए यहाँ पर ये एब्सोल्यूट पाथ ही होगा। तो इज पाथ ऑफ F1 एब्सोल्यूट? क्या ये एब्सोल्यूट पाथ है? कैसे पता चलेगा? तो यू विल हैव टू से F1 डॉट इज एब्सोल्यूट मेथड को कॉल करो। और इस इज एब्सोल्यूट मेथड को कॉल करने के बाद यू विल सी हियर, अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आंसर ट्रू लिख के आ रहा है। तो एज फार एज विंडोज इज कंसर्न, विंडोज में एब्सोल्यूट पाथ वो पाथ होगा जो किसी ड्राइव लेटर से स्टार्ट होता है। वेराज अगर हम लोग लिनक्स की बात करें तो लिनक्स में एब्सोल्यूट पाथ वो होता है जो स्लैश से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो रूट फोल्डर से जो स्टार्ट होने वाला पाथ है वो वाला पाथ वहां पे होता है। बट विंडोज की बात करें तो यहाँ पे ड्राइव लेटर से जो पाथ स्टार्ट होगा डेफिनेटली उस पर्टिकुलर पाथ को तुम्हारा कंप्लीट पाथ समझा जाएगा। ठीक है, कंप्लीट पाथ मतलब एब्सोल्यूट पाथ समझा जाएगा। तो दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ फाइल क्लास दैट वी वांटेड टू सी। लेट्स चेक आउट फॉर सम अदर मेथड्स। दीज आर ऑल सेटर मेथड्स। हम लोग इसका गेट वाला पार्ट ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। See these list methods and list files methods, these all methods belong to are used for if directory is being represented using your file। तुम्हारे फाइल के थ्रू अगर फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तब वो सारी चीजें काम में आ जाती है।
ठीक है. Again, you can always call delete method and expect कि इसकी वजह से अपनी जो फाइल है वो डिलीट हो जाए. तो F1 नहीं, एक काम कर लेते हैं, अब लिख देते हैं is F1 present now. अब F1 present है, F1 dot will call exists. Let's check what happens. पूरा डेटा पहले दिखा दिया एंड is F1 present now. अब क्या बोला जा रहा है वहां पे? False. Let's check whether the file has been deleted from the system. As you can see there, lecture underscore programs के अंदर abc.txt फाइल पहले बनी हुई थी. अब ऐसी कोई भी फाइल यहाँ पे बनी हुई नहीं दिख रही because we have simply deleted our file using this delete method को यूज करके हम लोगों ने इस फाइल को डिलीट कर दिया. So these are the things, you know, these are the various methods of file class that I wanted all of you to see. So we are done with the concept of file class here. In our coming session, we'll be discussing more about the character-oriented classes and byte-oriented classes that I had given you information about at the start of this particular session. Okay, so I'm going to stop sharing my screen now. Thank you.